आज की कक्षा में हम कहानी साहित्य का एक पाठ चिट्ठी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं अखिलेश। पिछली कक्षा में हमने पृष्ठ नंबर 115 और 116 पढ़कर यह जाना कि कुछ मित्रों की कहानी है, जिसमें एक नया मित्र विनोद शामिल हुआ है, जिसने अपने कमरे का नाम कुटिया रखा है। लेखक पिछले 7 महीने से एक घर में किराए पर रह रहा है और उन्होंने उस कमरे का किराया नहीं दिया है। 7 महीनों का किराया बकाया है। अब वह एक नए कमरे की खोज पर निकले हैं। आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं। विनोद इस प्रसंग में कुछ ज्यादा ही मुद्दहर निकला। नैसर्गिक सौंदर्य हो या न हो, नैसर्गिक सौंदर्य के वस्त्र देखता तो पहुंच जाता और पूछता, मकान खाली है क्या? नहीं सुनने के बाद वह प्रश्न करने लगता कि बताया जाए आसपास कोई मकान खाली है क्या? खैर, काफी छानबीन के बाद एक कमरा मिला। बातचीत के पहले हमने छज्जे पर कुंवारे कपड़े देखे और छत पर 3 नैसर्गिक सौंदर्य। मकान मालिक को तुरंत एडवांस दिया और पहली तारीख से रहने की बात पक्की कर ली। जब हम कमरे में आए तो यह जिंदगी का बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ था। मंडली के प्रत्येक सदस्य का चेहरा गमगीन हो गया था। वे तीनों सौंदर्य विभूतियां रिश्तेदार थीं, जो मंडली में बेवफाई करके घर चली गई थीं। रघुराज ने कहा कि उनके सलवार, कुर्ते और दुपट्टे अब कहीं टंगते होंगे और युवा पीढ़ी को दिशा भ्रमित करते होंगे। प्रदीप ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सब माया है। और कमरे में कोरस शुरू हो गया। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडज्ञ के मूरत होई, बैठी तीरथ में भई पानी। योगी के योगिन है बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्त के भक्तिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो हो संतों,
वह अब अकथ कहानी माया महाठगनी हम जानी। मंडली में कई लोग थे, प्रदीप, रघुराज, कृष्णमणि, त्रिपाठी, विनोद, दीनानाथ, त्रिलोकी, मदन मिश्रा आदि। हम विश्वविद्यालय के बेहद पढ़े लिखे लड़कों में थे। हमारी पढ़ाई लिखाई वह नहीं थी जो गुरुओं के पजामे का नाड़ा खोलने से आती हैं। हम उस तरह के पढ़ने वाले भी नहीं थे जो प्रकट हो जाने वाले ग्रस्त रोगी की तरह अपने बाड़े में ही दुबके रहते हैं। राजनीतिक रुझान भी थी हमारी। हम लोग लड़कियों के दीवाने थे। कोई हमारी आंतरिक बातें सुनता तो हमें लंपट और लुच्चा मान लेता, मगर हम ऐसे गिरे हुए नहीं थे। लड़कियों के प्रति यह आसक्ति वास्तव में जिज्ञासा और खेल थी। सीमा का अतिक्रमण हराम था हमारे लिए। सच कहूं, अगले पृष्ठ पर बढ़ते हैं। पृष्ठ नंबर 118। हम इतने नैतिक थे कि अवसर को ठुकरा देते थे। वैसे तो हम लोगों की तरफ अनेक लड़कियां टपकती थीं। हम अपने अपने विभाग के हीरो थे। यह भी बता दूं कि चिकने चुपड़े गालों, सफा चट मूछों और दौलत की वजह से हीरो नहीं थे, बल्कि हम में से अधिकतर तो दाढ़ी भी रखते थे। जहां तक दौलत का प्रश्न है तो हम लड़कियों से प्रायः चंदा मांगते थे। इस राह पर त्रिलोकी 2 डग आगे थे। वह व्यक्तिगत कामों के लिए भी लड़कियों से चंदा वसूलता, लेकिन वह उन नेताओं की तरह नहीं था जो सामूहिक कल्याण के लिए चंदा लेकर अपने तेल फुलेल पर खर्च करते हैं। त्रिलोकी को जब निजी काम की जरूरत होती तो जरूरत बतलाकर पैसा लेता। वह कहता, विभा, भोजन के लिए पैसा नहीं है, लाओ निकालो। एक बार एक लड़की ने त्रिलोकी से पूछा, तुम हम लड़कियों से ही क्यों हमेशा चंदा मांगते हो? क्योंकि वे दयालु होती हैं, लड़के घाघ और क्रूर होते हैं। त्रिलोकी की स्थिति की वजह उसकी एक खराब आदत थी। घर में जब उसका मनी ऑर्डर आता तो वह सनक जाता। रिक्शा के नीचे उसके पांव नहीं उतरते थे। दोस्तों के साथ नॉनवेज खाता और सिनेमा देखता। 1-2 बार जन कल्याण भी करता। जन कल्याण मंडली में शराब का कोड था और देशभक्ति, प्यार मोहब्बत का। हाँ, तो हफ्ते भर में त्रिलोकी के पैसे
चुक जाते, खत्म हो जाते और वह सड़क पर आ जाता। कमोबेश मंडली के हर सदस्य की स्थिति यही थी। कमोबेश का अर्थ है मोर और लेस, कम और अधिक। सारे के सारे सदस्य ऐसे ही थे। घर से आए हुए मनी ऑर्डर वह बहुत जल्दी उस पैसे को खत्म कर देते थे। हमारी त्रासदी यह थी कि हम सुखमय जीवन जीने की कामना रखते थे, किंतु हमारे मनी ऑर्डर वानप्रस्थ पहुंचाने वाले थे। यह दीगर बात है कि सब लोग त्रिलोकी की तरह महीने के पहले हफ्ते ही कंगाल नहीं होते थे, लेकिन महीने के अंत में भोजन को लेकर तीन तिकड़म करना सभी की बाध्यता थी, सभी की मजबूरी थी। कृष्णमणि होटल में रजिस्टर देखता, जितने मीटिंग गेस्ट लिखा होता उससे 2 गुना मीटिंग वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खाकर संतुलन स्थापित करता। मदन मिश्र प्राय कमरे में खिचड़ी पकाकर मेस में एब्सेंट लगवाता। रघुराज भूखा रहकर भी हंसते रहने की क्षमता अर्जित कर चुका था। प्रदीप, जिसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि न तो वह किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकता था और न ही वह भूखे रहकर हंस सकता था, सो लोगों के यहाँ घूम घूम कर खाता। पंकज सक्सेना शर्मीला था, सो मंडली ने विनोद को समझा दिया था। वह उसका सत्कार करता। विनोद फले फूले परिचितों से सम्मानजनक रकम कर्ज लेता था, जिसे कभी नहीं चुकाता था। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी खुली थी, इसलिए लोगों के चेहरों पर एक खास तरह का नयापन और उल्लास था, पर ये चीजें उतनी नहीं थी जितनी इस मौके पर होनी चाहिए थी, क्योंकि कल इस जाड़े की पहली बारिश हुई और आज हवा तेज चल रही थी, इसलिए लोग ठंड से सिकुड़े हुए थे। यहाँ पर छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी में उत्साह कम था, क्योंकि ठंड बहुत अधिक थी। अगला पृष्ठ। मैं कुछ ज्यादा ही पहले अपने हिंदी विभाग आ गया था, इसलिए सामने के लॉन में खड़ा धूप खा रहा था। मुझे त्रिपाठी का इंतजार था कि वह आए तो चलकर चाय पी जाए। मोहन अग्रवाल का पीरियड कौन अटेंड करे? मैं सदानंद जी के अलावा और किसी का पीरियड अटेंड नहीं करता था, क्योंकि
बाकी अध्यापक पढ़ाई के नाम पर कथा वाचन करते थे या खुद सही किताब से नकल करके इमला लिखवाते थे। एमए में नकल का इमला इमला का अर्थ होता है अनुलेख। मैंने इनकी कक्षाओं का बॉयकॉट कर दिया, पर मेरे इस कुकर्म पर वे भन्नाने की जगह, कुड़कुड़ाने की जगह परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब वे क्लास में निर्भीक भाव से लघु शंका, दीर्घ शंका समाधान कर सकते थे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक अपने अध्यापकों से निर्भीक भाव से शायद कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता था जिसका उत्तर देने के लिए अध्यापकों की समझ कुछ कम पड़ जाती थी। अखिलेश के कक्षा में नहीं आने से अध्यापक अति प्रसन्न होते थे। मुझे त्रिपाठी पर झुंझुलाहट हुई कि वह आ क्यों नहीं रहा है, कहीं डूब गया होगा बतरस में। त्रिलोकी को बोलने का भयानक चस्का था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि त्रिलोकी जब बोलना शुरू करता है तो सामने वाला केवल कान होता है और त्रिलोकी केवल मुंह। मेरे विभाग में उसके आने का एक उद्देश्य सुंदरियों को देखना भी होता था। यहाँ एमए के दोनों भागों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा होती थी, इसलिए यह विभाग अन्य छात्रों का तीर्थ होता था। यहाँ लोग विपरीत सेक्स के चक्कर में इस तरह मंडराते थे जैसे अस्पताल और मंदिरों के आसपास मंडराते हैं। वैसे यह विश्वविद्यालय का मीरगंज बोला जाता था। मीरगंज इलाहाबाद का वह स्थल है जहां नैतिकतावादी लोग बहुत सतर्क होकर घुसते और टिकते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी सदानंद जी का स्कूटर रुका और वह अपना हेलमेट हाथ में झुलाते हुए आने लगे। हमारी मंडली उनका बेहद सम्मान करती थी, लेकिन उनसे हमारे संबंध बेतकल्लुफ थे। एक बार हमने उनसे शराब के लिए भी रुपए लिए थे। वह अपनी मेधा और वामपंथी रुझान के अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण की वजह से भी चर्चित थे।
उन्होंने प्रेम विवाह किया था, किंतु विभाग की अध्यापिका सुनीता निगम से प्रेम करते थे। दोनों दुस्साही थे और भरे विभाग में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे। कई लोगों ने उन्हें सिविल लाइंस के एक अच्छे रेस्तरां में देखा सुना था। गुरु के बारे में ज्यादा क्या कहा जाए, समझदार के लिए इशारा काफी है। मतलब यह है कि विवाह न करने के बावजूद दोनों दंपत्ति थे, कपल थे, शादीशुदा की तरह बर्ताव करते थे। सदानंद जी मुझे देखकर मुस्काए और पास आकर मेरी अभी हाल में छपी एक कविता की तारीफ करने लगे। मैंने सोचा इस तारीफ को कोई सुंदरी सुनती तो आनंद था, कोई क्लास की लड़की सुनती तो अधिक आनंद आता। तभी एमए प्रीवियस की नई किंतु सुंदर लड़की उपमा श्रीवास्तव दिखी। हम दोनों का हल्का हल्का चक्कर भी चल रहा था। मैं उसे बुलाकर सदानंद जी से परिचय कराने लगा। परिचय के बाद मैंने कहा, हाँ तो सर, मेरी उस कविता में कोई कमी हो तो वह भी कहें। तारीफ तो आपने बहुत कर दी। लेखक उस नई सुंदरी, उस नई लड़की पर अपनी धाक जमाना चाहते थे। वह मुस्कुराकर बोले, नहीं भाई, यह तुम्हारी बहुत अच्छी कविता है, सर प्रणाम। त्रिलोकी आ गया था। आज हम 4 लोग धूप के एक वृत्त में खड़े थे। तभी विभागाध्यक्ष महेश प्रसाद, जिन्हें मंडली गोबर गणेश जी कहती थी, लपड़ झपड़ आते दिखाई पड़े। उन्हें देखकर उपमा थोड़ी दूर खिसक कर खड़ी हो गई। कई लोगों ने भी अपनी पोजीशन बदल ली, क्योंकि सदानंद जी और गोबर गणेश में दांत काटी दुश्मनी थी। गोबर गणेश जी हिंदी विभाग का अध्यक्ष होने के नाते अपने को साहित्यकार लगाते थे, पर साहित्य में मान्यता सदानंद जी की थी। इसके अतिरिक्त गणेश जी वीसी लॉबी में थे, जबकि सदानंद जी एंटी वीसी लॉबी में थे। वीसी का मतलब है वाइस चांसलर। और सबसे खास बात, इस विश्वविद्यालय में अध्यापकों में ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोग शक्तिशाली थे, जबकि सदानंद जी सिंह थे। इस मामले में भी गणेश जी का कहना था, असल में वे सिंह नहीं, यादव थे। सदानंद मथुरा के नंद कुलवंशी थे। गणेश जी निकट आए
तो सदानंद जी ने नहीं, लेकिन मैंने और त्रिलोकी ने प्रणाम किया। जवाब में उनका सिर कांपा तक नहीं और आगे बढ़ गए। त्रिलोकी उनके पीछे हो लिया। सर, हमारा और आपका मुद्दा आज हर हालत में साफ हो जाना चाहिए। मैं भी सदानंद जी को छोड़कर लपका। त्रिलोकी गणेश जी के संग उनके कमरे में घुस गया तो मैं चिक से सटकर खड़ा हो गया। कैसा मुद्दा? गणेश जी हाँफ रहे थे। भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण क्या थे? उस दिन बताया था, सुना नहीं क्या? उन्होंने किसी बच्चे की तरह चिढ़कर कहा। उस दिन भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण बतलाने के नाम पर आप सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते रहे। मैं तुम्हें क्यों बताऊं सामाजिक आधार? तुम तो हिंदी के छात्र हो नहीं। आउटसाइड होकर मेरे विभाग में कैसे घुसे? त्रिलोकी कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। हाथ के पंजों को मेज पर रखकर थोड़ा सा झुक गया। भक्ति आंदोलन पर हिंदी वालों का बैनामा है क्या? उनकी धरोहर है क्या? रही बात आउटसाइडर की, तो जो लुच्चे बदमाश आपके विभाग में आंख सेकने आते हैं, उनको कभी आपने मना किया? मना किया? आए? उनको मना करने में आपकी दुप-दुप होती है। मीना बाजार बना रखा है हिंदी डिपार्टमेंट को। महानगरों की सिटी बसें बना रहा है। मैं कहता हूं, निकल जाओ यहां से। त्रिलोकी ने आज किसी गुरुजी के साथ ऐसी बात कही थी जो बिल्कुल सही तो थी, पर जिसे सुनकर किसी को भी क्रोध आ जाएगा। एक तो वह हिंदी का छात्र नहीं था और वह आकर गणेश जी से प्रश्न पूछ रहा था, और जब उन्होंने उसका सही उत्तर देना नहीं चाहा तो उसने हिंदी विभाग की सारी सच्चाइयां सामने लाईं। जैसे जो लड़के सिर्फ इस विभाग में आंख सेकने को आते हैं, उन्हें कभी मना नहीं किया जाता। उसने हिंदी विभाग को मीना बाजार तथा शहर की बसों तक से उसकी तुलना कर दी, जिस पर गणेश जी बहुत अधिक चिढ़ गए और उन्होंने उसे कहा कि निकल जाओ यहां से। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे।